बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हम अगर हज़रत इंसान की एक फ़ितरत देखें जो कि मुझ में आप में हम सब में पाई जाती है, बड़ी कॉमन है। जब कोई तकलीफ़, जब कोई परेशानी, जब कोई दुख होता है, हम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, हम बहुत ज़्यादा उसे याद करते हैं। वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा एहसास होता है अपनी गलती का, अपने गुनाह का, और उसके साथ हम माफ़ी मांगते हैं। हम कोशिश करते हैं वो तमाम मेयर्स लें कि जिसके साथ हमें छुटकारा मिल सके इस मुसीबत से और फौरी तौर पर उसका कोई हल निकल सके। लेकिन जैसे ही हम उसमें से निकलते हैं तो हमें ऐसे भूल जाता है कि जैसे कभी हम पे ये तकलीफ़ आई ही नहीं थी। और ये जो सब बातें मैं कह रही हूँ, ये इसी बयान को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इख्तियार किया है और मुख्तलिफ़ आयत मुबारका में इसका जिक्र है कि ऐसे भूल जाते हैं, ऐसे खुशबाश हो जाते हैं, ऐसे महव हो जाते हैं कि जैसे हम पे कभी कोई तकलीफ़ गुजरी ही नहीं, जैसे हमने किसी दुख का सामना किया ही नहीं, जैसे हमें इस परेशानी जिससे कि हमने माफ़ी मांगने के लिए, जिससे निकलने के लिए हमने मिन्नतें, समाजतें, वास्ते, बहुत सारी जो हैं वो कोशिशें की, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम बिल्कुल यकसा नज़रअंदाज कर देते हैं और भूल देते हैं। ये वो एक सूरत हाल है और ये वो आदत रवैया है जिसकी वजह से हम किसी भी आने वाली सूरत हाल का पेश ख़ैमा नहीं कर सकते, उसकी पेश गोई नहीं कर सकते, और उसके बारे में चूँकि पेश गोई नहीं कर सकते, सोचते ही नहीं है, इसलिए उसके लिए तैयार भी नहीं होते। और फिर जैसे ही नागहां कोई सूरत हाल हमारे ऊपर नाजिल होती है तो हम फौरी तौर पर उससे निपटने के लिए तैयार नहीं होते और फिर टामक टोइयाँ मारते नजर आते हैं। ये इनफरादी ज़िंदगी में भी लागू होता है और इज्तिमाई ज़िंदगी में भी। अगर हम इसमें देखें ना तो एक बहुत खूबसूरत सी आयत मुबारका है कि क्या याद नहीं रहता इन लोगों को कि हम इन पे मुख्तलिफ छोटे मोटे दुख देने वाले अजाब जो है वो नाजिल करते रहते हैं ताकि रुजू करते रहें। अब अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना जो है वो दो हमेशा पैरामीटर्स में होगा। एक तो वो जब खालिस्तन उसकी ज़ात की तरफ झुकते हैं और खालिस्तन उसको पुकारते हैं और उसके लिए हम इबादत करते हैं और उस इबादत में हम मुख्तलिफ़ तरह की तस्बीहात, मुख्तलिफ़ तरह के अज़कार, मुख्तलिफ़ तरह के वज़ाइफ औराद, और इसके साथ साथ फिर वो इबादत जो कि जिस्मानी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और सिलसिला भी है क्योंकि अल्लाह ताला के साथ जुड़ने की जब बात होती है तो उसके मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, और एक रास्ता जो है वो बंदों के दिल से, उनके ज़िंदगियों के दरमियान से होकर भी गुजरता है। और ये वो रास्ता है जिसे अडॉप्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात इस रास्ते पे चलना हम सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने, उसके साथ जुड़ने के साथ साथ हमें बहुत सारे और लोगों के साथ जुड़ने का ज़रिया और बाइस भी बन जाता है। सो करना ये होता है कि जब भी ऐसी कोई सूरत हाल हो तो हम कोशिश करें कि इंसानों के लिए हम बहुत सारा कुछ कर सकें। ये भी इबादत ही की एक फ़ॉर्म है अगर इसे सोच के साथ किया जाए कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो खालिक की और रब की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आज जो मैं सारी बातें कर रही हूँ ये आपको पता है आज 8 अक्टूबर है। आज से ठीक 10 साल पहले एक इंतहाई खौफनाक हादसे ने, एक नागहानी आफत ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया था और उसकी यादें जो हैं वो आज तक हमारे दिल से महव नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर, बाग के इलाके जिस तरह से तहबाला हो गए थे, जिस तरह से ज़िंदगी वहाँ पर सिसक रही थी और जिस तरह से कि हमने एक कैफियत देखी थी कर्ब की, अजियत की, दुख की। आज बहुत सारे साल गुजर चुके, लेकिन वही बात ना कि हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रखते कि हम पे क्या आफत गुजरी थी। और प्रीएम्प्टिव जो एक सूरत हाल होती है कि अब जब हमें पता है कि हम फॉल्ट लाइन पर वाक़ई हैं, अब जब हमें पता है कि हम एक ऐसे मुल्क पे हैं जिसमें कि हमारे जहाँ पे हम वाक़ई हैं जोग्राफियाई तौर पे, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं जो एक्टिव हो सकती हैं और उन एक्टिव होने की वजह से हम किसी भी वक्त इस तरह की किसी परेशान कुन सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। तो उसके लिए तैयार रहने की बड़ी ज़रूरत है। कितना तैयार हैं हम और कितनी तैयारी हमने कर रखी है, ये सारी बातें जो हैं आज हमने शो में डिस्कस करनी है। और इस तैयारी का मतलब ये नहीं है कि कोई पॉलिसी मैटर्स सिर्फ डिस्कस होंगे, उसके साथ साथ हम ये भी बातें करेंगे कि मुझे और आपको और हमें अपने तौर पे, ज़हनी तौर पे और किन किन चीज़ों की तैयारी के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इसके लिए हमारे साथ जो मुलाकात होगी आज एरा के DG प्लानिंग होंगे हमारे साथ ताहिर परवेज़ डार साहब और उनके साथ साथ एरा की एडवाइज़र शाजिया हारिस। इन दोनों से गपशप और मुलाकात जो है वो आज शो का हिस्सा है इसी मौजू के हवाले से जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। और फिर उसके साथ हम मिलेंगे आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में टेलीनॉर के मेहमान से जो कि डेप्यूटी CEO हैं और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं टेलीनॉर पाकिस्तान के, इरफान वहाब खान। आज वो मना रहे हैं जिसे कहते हैं कस्टमर्स फर्स्ट। सो ये क्या सूरत हाल है, ये क्या चीज़ है और इसमें इसके बारे में बातचीत जो है वो भी आज शो का हिस्सा है। और इसके अलावा आज आपकी मुलाकात अपनी एक ऐसी मेहमान से भी कराऊंगी कि जिसने वो जो मैं जिक्र कर रही थी कि रब के साथ जुड़ने के मुख्तलिफ, उससे मोहब्बत के इजहार के मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई किसी भी अंदाज
अंदाज में करे, वो समझता है नीयत को, वो समझता है उस खुलूस को जिसके साथ कोई भी शख्स जो है वो कोशिश कर रहा होता है। सो इन्होंने जो कोशिश की वो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने हाथ से अल्लाह ताला का जो बयान है, जो कुरान पाक है, उसको लिखना और उसको लिखकर एक खूबसूरत फॉर्म में, शक्ल में लेकर आना, ये आज की मेरी मेहमान की काविश है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो उमारा अफशीन जो है, जो कैलीग्राफर हैं और बहुत कम ख़वातीन हैं जो कि कैलीग्राफी की आर्ट से इस तरह से मुंसलिक हुई हैं, उनसे मुलाकात भी आज शो का हिस्सा है। ये सब कुछ हमने आज करना है, लेकिन हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक लूँगी और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बात करेंगे एक कैंपेन के बारे में जिसका नाम है कस्टमर फर्स्ट डे, और ये टेलीनॉर की कैंपेन जिसके बारे में आज बातचीत के लिए मेरे साथ हैं डेप्यूटी CEO एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एट टेलीनॉर पाकिस्तान इरफान वहाब खान साहब। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये मी फर्स्ट हमने हमेशा सुना था, ये कस्टमर फर्स्ट डे जो है ये क्या चीज़ है? हाँ, ये वैसे तो जी हमारी फिलॉसफी टेलीनॉर की जो है इट्स ऑल अराउंड कस्टमर सेंट्रिसिटी, कि कस्टमर हमेशा पहले आता है। लेकिन आज का दिन जो हम मना रहे हैं इसमें यह है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर टेलीनॉर की प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड, सब एम्प्लॉयज़ और अपने ऑफिस से, अपने वर्क स्टेशन को छोड़ के बाहर निकलते हैं, कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, मार्केट्स के अंदर डोर टू डोर एक्टिविटीज़ करते हैं और बिजनेस कस्टमर्स को मिलते हैं, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गेट द फील फ्रॉम उनसे कि जी आप जो हमारी सर्विसेज के बारे में आपकी क्या राय है, कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं, आपकी और क्या ज़रूरियात हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक। सो पूरी इसके जो स्पिरिट है वो ये है कि हम जो पूरा साल कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं, नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं, आज कस्टमर से वो लोग जिनको मौका नहीं मिलता कस्टमर फेसिंग रोल्स के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग तो डायरेक्टली इंटरफेस डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो बैक ऑफिस में लोग हैं, जो प्लानिंग के लोग हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बाहर मार्केट में जाएं, कस्टमर से मिलें, डायरेक्ट फीडबैक लें और उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को और बेहतर कर सकें। अच्छा, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? और इसकी मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर कि बहुत सारे आके मल्टीनेशनल्स अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर जाते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर इस चीज़ को वैल्यू किया गया और कायम रखा गया इस रिवायत को जो कि आपकी इंटरनेशनल पूरे ममालिक में है। इसकी ज़रूरत क्या है और इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि आप कस्टमर से फीडबैक लें और उसकी फीडबैक के बाद चीज़ों को इम्प्रूव करें? हाँ, देखिए ट्रेडिशनली देखें, अगर आप बहुत सी इंडस्ट्रीज में भी देखते हैं तो हम लोग टेक्नोलॉजी से ड्राइव कर रहे होते हैं, यार टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, हाँ। विदाउट रियली रियलाइजिंग कि कस्टमर की उसकी ज़रूरत है कि नहीं है या कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स होगा। सो अगर आप कंटिन्यूसली कस्टमर्स के साथ इंगेज रहते हैं और आप कोई भी चीज़ अपनी नई मुतारफ़ करवाते हैं और कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसको यूज़ करने में आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या वैल्यू देख रहे हैं इससे कि नहीं, अगर आप एक कंटिन्यूस बेसिस पे करें, और वो लोग खासतौर पे जो कि कस्टमर फेसिंग नहीं होते डेली बेसिस के, उनके लिए इट्स आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें हर साल हर कोई जो है जो जिसको मौका नहीं मिलता मार्केट्स में जाता है, कस्टमर से इंटरेक्ट, और इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ठीक। अच्छा, इसमें मतलब करते क्या है? सिर्फ यही होता है कि आप जाके बाहर लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं, और क्या उसके लिए कोई बंदा हमें नजर आएगा, उसने टेलीनॉर की किट पहनी होगी, हम पहचान सकेंगे कि अच्छा ये टेलीनॉर का नुमाइंदा है और ये हमसे आज बात कर रहा है, या फिर ये कैजुअल मीटिंग हो सकती है, इसमें बहुत सारे लोग शायद समझ भी ना सकें कि आप टेलीनॉर से हैं और आप फीडबैक ले रहे हो, ये किस तरह से होता है? आज आप देखेंगे कि देयर इज अ सॉर्ट ऑफ ओशन ऑफ ब्लू पीपल बेसिकली वेयरिंग दोस शर्ट्स बेसिकली, सो दे आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स। उसके बाद उसमें कई किस्म की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एक तो डिजिटल के ऊपर इंटरेक्शन, एक ये प्रोग्राम आज जो कर रहे हैं उसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन ये कि डिजिटल के ऊपर बहुत से लोग हैं जो इंटरनेट पर देख रहे हैं, उसमें उनके सारे इंटरेक्शंस, उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस लेना, और बड़े डायरेक्ट और कई दफ़ा मुश्किल सवाल आते हैं जिनके साथ हमें इंटरेक्शन, और बड़ा अच्छा मौका मिलता है कि डायरेक्ट फीडबैक CEO और बाकी मैनेजमेंट टीम इंटरेक्ट करी। उसके बाद फिर एम्प्लॉयज़ जो हैं देखो गली गली मोहल्ले के अंदर हमने टीम्स डिवाइड की हुई हैं जो जाती हैं, मार्केट्स में जाती हैं, मॉल्स में जाती हैं, शॉपिंग एरियाज में जाती हैं, फिर बास कस्टमर्स की इजाज़त लेके डोर टू डोर एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। उसके अलावा इस साल जो हमने एलिमेंट ऐड किया वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है टेलीकम्युनिकेशन और टेलीनॉर का जो हमारी विजन है वो ये कि हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं पाकिस्तान को, सोसाइटीज़ को थ्रू आवर सर्विसेज, और ये एक बहुत अहम एलिमेंट है हमारे लिए कि हमारी जो कम्युनिटीज़ जिनमें हम अपनी सर्विसेज देते हैं या प्रोडक्ट्स देते हैं, हाँ, उनके साथ मिलकर काम करें। तो उसमें सफाई की मुहिम हो सकती है, उसमें अच्छा, ट्री प्लांटेशन की मुहिम है, इस तरह की और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमने की हुई ताकि वी कैन गेट क्लोजर टू दोज कम्युनिटीज़ एंड आल्सो सो वर्क टुगेदर इन दोज एलिमेंट्स। अच्छा, सारिफीन तो हमेशा बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके लिए सारिफ
एक ऐसा शख्स जो कि यूज़ करता है टेलीनॉर की सर्विसेज को, कितना अहम है? लेकिन सबसे पहले इसलिए हम कस्टमर फर्स्ट का जो हमारा थीम है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन डे, इट्स अबाउट आवर फिलॉसफी, इट्स अ स्पिरिट विच वी बिलीव इन। कस्टमर सेंट्रिसिटी हमारा एक और उसको जांचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कस्टमर के साथ एक तो हर वक्त राब्ते में रहें, नॉट जस्ट बाय यू नो कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, बट हर वक्त, और हम उसको मैयर कर रहे होते हैं कि जी कस्टमर्स का रिस्पांस कैसे है, क्या वो हमारी अगर इंटरेक्शन हुई है कि हमारे सर्विस सेंटर पे आता है या हमारी शॉप के ऊपर आता है, क्या वो मुतमईन है इस इंटरेक्शन के साथ कि नहीं, वो फिर हमें स्कोर करता है उसके हिसाब से। इसी तरह हर चैनल के ऊपर अगर आप कॉल सेंटर पे कॉल कर रहे हैं या फिजिकली आ रहे हैं आप स्टोर के ऊपर, या आप हमें डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली रब्ता कर रहे हैं, सो हमारी कोशिश होती है कि अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहें, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूस जर्नी। कस्टमर की नीड्स बहुत चेंज हो गई हैं। कस्टमर आज से 10 साल पहले जब इस मार्केट में आए थे तो बहुत आई वुड से कि रिलेटिवली काफ़ी सादा नीड्स थी। हम भी सिर्फ वॉइस सर्विस लेके आए, SMS सर्विस लेके आए, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी इवॉल्व हो रही हैं। मोबाइल कुछ आप समझते हैं कि ऐड हो गया है उन नीड्स में जो कि अब वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं जी, और उसे कैटर करने में कैसे आप टेलीनॉर कैसे दिखता है? हाँ, देखिए मोबाइल हैज़ बिकम सॉर्ट ऑफ द लाइफस्टाइल फॉर एवरीवन। अब आप इट हैज़ रिप्लेस एवरीथिंग फ्रॉम योर अलार्म क्लॉक टू योर कैलेंडर टू यू नो एवरीथिंग, कैमराज, सो इट्स ऑल अबाउट दिस इंटरेक्शन। जी, इसमें हम अब अगर आप सर्विसेज देखें तो जैसे इवॉल्व हुई, हमने जैसे मैंने कहा कि वॉइस और डेटा पे बहुत, वॉइस पे और SMS पे शुरू में बहुत ज़्यादा फोकस किया। हमारी कोशिश ये थी कि मोबाइल जो आज से अगर आप काफ़ी साल पहले देखें तो इट वाज कंसिडर्ड एज टूल फॉर एलीट। शहरों में जो अपर क्लास एलीट के लिए ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान के अंदर, बट आज जब हम लोग आए मार्केट में 2005 में, तो हमारी कोशिश ये थी कि इसको मास मार्केट पे आवाम के लिए मुतारिफ कराएं, और साथ साथ हमारी ये भी कोशिश थी कि इसको हम ना सिर्फ शहरों तक महदूद रखें बल्कि देहात में जितने लोग हैं, पाकिस्तान के हर कोने कोने में लोग हैं, उन तक ये सर्विसेज पहुंचाएं। तो ये जर्नी इसी तरह शुरू हुआ, और उसके बाद फिर हमने और ज़रूरत देखी जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज की थी। पाकिस्तान में तकरीबन 85% लोगों के पास ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्सेस नहीं है, उनका बैंक अकाउंट्स नहीं है, बैंक्स ब्रांचेस नहीं हैं उनके टाउन्स में या देहात के अंदर। तो इजी पैसे एक ऐसी सर्विस थी जो हमने 5 साल पहले इंट्रोड्यूस कराई, जिसने जस्ट टेकन द मार्केट बाय स्टॉर्म, क्योंकि इतनी बड़ी नीड थी वहाँ पर। आप लोगों की फैमिलीज हैं, अगर शहर में हैं, मर्द हज़रात काम कर रहे हैं, फैमिलीज पीछे हैं, उनको पैसा भेजना था। उसके अलावा और बहुत सी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जिसके अंदर हमने आहिस्ता आहिस्ता पर मुतारफ करा। उसके साथ साथ लेटली आई वुड से कि 3G के आने के बाद से इंटरनेट सर्विसेज जो हैं, डेटा, अब हर एक की रिक्वायरमेंट, हर एक को आप देखें तो स्मार्टफोन के ऊपर खेल रहा है, एप्स हैं, इट हैज बिकम प्रोडक्टिविटी टूल एज वेल, स्लोली बट श्योरली। स्टार्टेड एज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट, सोशल नेटवर्किंग के लिए, वीडियोस देखने के लिए, बट आज हमारी सर्विसेज जो तालीम से मुतालिक हैं, ई तालीम के नाम से एक सर्विस हमारी, उसके ऊपर आप लोगों के इंटरेक्शन देखें कि कितने लोग उसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो इट इज अमेजिंग। अच्छा, 3G आपकी जो एक बहुत बड़ी सर्विस है, कंट्रीब्यूशन है इसमें, सेलुलर जहाँ पे हम बात करते हैं एडवांसमेंट की कंपनी में, उसके बारे से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रुक रही हूँ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं कस्टमर फर्स्ट डे के हवाले से। टेलीनॉर के डिप्टी CEO एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है टेलीनॉर पाकिस्तान, इरफान वहाब खान साहब मेरे साथ हैं। 3G नेटवर्क की आपने बात की, और 3G सर्विसेज जो हैं वो तो एकदम से हर बंदा चाहता है कि वो उसको अचीव कर सके और हासिल कर सके, उसको इंस्टॉल कर सके अपनी मोबाइल पे। मुझे बताइएगा कि इससे कितना फ़र्क पड़ा है, और जो आपके सार्फिन हैं वो कितनी तादाद में हो गए हैं, किन किन शहरों तक पहुँच गया है, कितने शहर हैं, और कितना आप इसे और बढ़ाने का इरादा रखते हैं? हाँ, 3G ने आई वुड से कि एक इनकलाब ले आया टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर पिछले चंद माह के अंदर। हमारी इस वक्त जो वी आर ओवर 200 सिटीज़ एंड टाउन्स, सो सबसे ज़्यादा जो कवरेज है इस वक्त हम लीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सिटीज़ टाउन्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो सार्फिन का एतमाद है हमारा कि इस वक्त 50 लाख से ज़्यादा सार्फिन सिर्फ टेलीनॉर की सर्विसेज 3G पे यूज़ कर रहे हैं, और उससे आई सी इट एज अ बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ अ डिजिटल हाईवे, जिससे एक अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर। बहुत से लोग जो हैं उसको अब हम देखते हैं जी कि ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि एजुकेशन में, तालीम के हसूल के लिए, हेल्थ की बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए, क्योंकि आपके पास पूरी दुनिया की जो नॉलेज बेस है उस तक रसाई हासिल हो गई है। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ज़राअत हो गई, फिर आपकी ई कॉमर्स,
इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अगर आप देखें पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेंड आ रहा है कस्टमर्स का एडवांस वर्ल्ड में भी और तरक्की पजीर मुल्कों में भी, वो ये है कि लोगों को, बिकॉज कस्टमर जो सार्फिन है वो चाहते हैं एम्पावरमेंट, कि उनके पास सारे डिसीजंस हों, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन हो, उनके टिप्स के ऊपर सारी नॉलेज हो, दे कैन डू बैंकिंग विदाउट लिविंग देयर कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। सो ये सारी चीज़ें जो हैं 3G की वजह से मुमकिन हो रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर, तो दैट कनेक्टिविटी बेसिकली इज अ हाईवे इन अ डिजिटल सेंस, और उसके ऊपर ये सारी एप्लीकेशन सब सर्विसेज जो हैं वो बिल्ड हो रही हैं। उसके साथ साथ एक और बड़ा अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि जी हमारी यूथ की एम्पावरमेंट, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, अपने बिजनेस स्कूल से या IT टेक्नोलॉजी स्कूल से निकलते हैं, इंजीनियरिंग स्कूल से, उनके पास बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं। आज से पहले उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो इन सब आइडियाज़ को, अपनी प्रोडक्ट्स को, या अगर अपनी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या कंटेंट बनाते हैं, उसको यानी सार्फिन तक मुतारफ़ करवा सकें। तो हमने अभी टेलीनॉर ऐप स्टोर एक बनाया, जिसके ऊपर तकरीबन अभी तक कोई 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड की एप्लीकेशन। अच्छा। वाहिद जो हमारा पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेशन स्टोर है, जैसे गूगल का है या आईफोन का है, लेकिन वो ग्लोबल हैं, उसके अंदर मिलियंस ऑफ ऐप्स हैं, कस्टमर को पता नहीं चलता है उसकी क्या नीड है, डिस्कवरेबिलिटी बहुत बड़ा इशू होता है। और सेकेंडली वहाँ पर आपके पास जब तक क्रेडिट कार्ड नहीं होगा आप वो परचेजेस नहीं कर सकते। आपके पास क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है? क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। उसमें ये ऐसे है कि आप अपने मोबाइल बैलेंस से कोई भी, बहुत सा 90% ज़्यादा कंटेंट तो फ्री है, लेकिन अगर आपने कुछ कंटेंट खरीदना है, पेड कंटेंट, तो आप अपने बैलेंस से कर सकते हैं, जो कि और सिर्फ टेलीनॉर के अलावा कोई और ये नहीं दे रहा। उससे ये हो रहा है कि जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मौका मिल रहा है कि वो अपने आइडियाज़ लाएं, ऐप स्टोर पे डालें, और अगर वो एक अच्छा आइडिया है जो लोगों को क्लिक करता है, they can make money। अच्छा, आप बहुत हैपनिंग इंडस्ट्री में, सेल्युलर इंडस्ट्री जो है वो उसकी बड़ी तेज़ी, रैपिड ग्रोथ है, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी बहुत तेज़ी के साथ आगे आने वाले दिनों में यूथ को क्या गाइड करेंगे करियर काउंसलिंग के टर्म्स में, कि वो अगर सेल्युलर कंपनी में आना चाहते हैं तो उन्हें किस करियर पाथवे को फॉलो करना है, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, और अदरवाइज भी आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या ऑप्शंस हैं, बच्चे क्या क्या कुछ पढ़ें ताकि वो कामयाब हो सके ज़िंदगी? देखें, अब आने वाला दौर जो है वो सारा टेक्नोलॉजी का है। मैंने जैसे कहा कि कस्टमर के ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो एवोल्यूशन हो रही है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, डिस्ट्रप्टिव बिजनेसेस और डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। हाँ। अगर आप ट्रेडिशनल भी देखते हैं, अगर आप होटल इंडस्ट्री को देख लें, तो आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स लाइक एयरबीएनबी या देयर, जो कि लोग वहाँ पर जाके अपने रूम्स बुक करते हैं रादर देन गोइंग डायरेक्टली टू होटल्स। अगर आप कैब इंडस्ट्री को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ गई विद लाइक्स ऑफ उबर, जो इस वक्त तकरीबन अगर आप वेस्ट के बड़े शहरों में देखते हैं 50% से ज़्यादा जो कैब्स बुक होती हैं वो ऑनलाइन बुक होती हैं। इसी तरह फूड है, ई कॉमर्स का मैंने जिक्र किया। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में भी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। ऑब्वियसली वी आर वन पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम, जो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले तो कनेक्टिविटी दें, ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन को अच्छी सर्विसेज 3G के ऊपर दें, और उसके साथ साथ जो लोकल कंटेंट है, और जैसे मैंने कहा कि जी अब तालीम है इज़ वेरी लोकल थिंग, कि हमारी अपनी कल्चर और मोरल वैल्यूज़ के मुताबिक निसाब हो। दुनिया में बहुत बड़े बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको हम अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं। हेल्थ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि हम पाकिस्तान में अगर आप देखें 65-70% लोग देहात में रहते हैं, उन तक अच्छी सेहत की सहूलियात नहीं है। हम कैसे मोबाइल फ़ोन से या टैबलेट्स को कनेक्ट करते, जो तहसील हेडक्वार्टर में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, उनके साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ओपिनियन कैसे ले सकते हैं देहात में भी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हमें डेटाबेस यूनिट में कैसे हमें वो मिल सकती है, टेक्नोलॉजी को यूज करके वो सर्विसेज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक हो रहा है, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो इसका मतलब जो बच्चे हैं वो ज्यादा टेक्निकल फील्ड्स में आए, जो ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस तरह की चीजों के साथ लिंक हो। दो चीजें, एक तो टेक्निकल, दूसरा साथ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, कि उसको हम बिजनेस मॉडल कैसे बनेंगे। आप अगर वैसे अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आप उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे उसको आके ज़राए आमदनी बना सकते हैं अपने लिए। उसके और ये बड़ा जरूरी, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है ट्रेडिशनली वो ये है कि जी आपने अगर एक डिग्री कर ली है तो उसके बाद जॉब ढूंढें। अब इंटरनेट इकोनॉमी के अंदर जो हो रहा है वो ये है कि जी बहुत से छोटी कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज, दे आर कमिंग अप विद देयर आइडियाज, पैशनेटली उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन देखें आप उससे उसका होता ही है कि आप अगर पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आपकी रीच पूरी दुनिया तक है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, और आप महदूद नहीं रह गए कि अपने शहर तक या अपने मोहल्ले तक, आप पूरी दुनिया तक रीच आउट कर सकते हैं, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को मुतारफ कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज मल्टीफोल्ड हो गई हैं। सो मेरी जो एडवाइस होगी यूथ से वो ये कि दे शुड नॉट बी जस्ट लिमिटिंग। एक तो ये कि अपना जो फील्ड है दे शुड बी
looking into technology for sure. They should be looking into जी कि टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या हैं, कैसे इन एरियाज के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं. उसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी बहुत ज़रूरी है. दे शुड नॉट बी जस्ट थिंकिंग कि हमें जॉब्स करनी है, बल्कि हम अपना बिजनेस कैसे सक्सेसफुली थ्रू दिस, बिकॉज देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज. सही. अच्छा, आप कैसे अपनी जो सर्विसेज हैं उनको बेहतर करने जा रहे हैं अब 3G के बाद? व्हाट नेक्स्ट, और क्या क्या कुछ होना? हाँ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, इट्स चेंजिंग एवरी डे. उसके साथ साथ ये पूरा इकोसिस्टम जो हमारा ये है रोल इसके अंदर कि हम जब ये डिजिटल सुपर हाईवे हम जैसे हम फैला रहे हैं, उसके वसी तर कर रहे हैं, उसके ऊपर वी शुड स्टार्ट बिल्डिंग दो सर्विसेज जिसका लोकल इकोनॉमी में फ़ायदा हो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज की हमने पहले भी बात की. इजी पैसा हैज़ नाउ बिकम अ प्लेटफॉर्म. इट हैज़ बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन टू इंटरेक्ट. इट्स नॉट जस्ट कि जी ब्रांड वर्सेस अदर, ये लोग आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, पैसे भेज रहे हैं, लेंडिंग हो रही है, स्मॉल लोन्स हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, पेमेंट्स हैं ऑनलाइन. सो इट हैज़ बिकम एन इकोसिस्टम ऑफ इट्स ओन इन पाकिस्तान. सो हमारी जो हम फ्यूचर देख रहे हैं कि इसी तरह के इकोसिस्टम्स और एरियाज के अंदर, से गेमिंग है, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री अगर आप देखें. और पाकिस्तान के अंदर बहुत सा यूथ जो है दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, बट उसको हम कैसे अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अडॉप्ट कर सकते हैं, कल्चर के मुताबिक अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक. इसी तरह एजुकेशन है, एग्रीकल्चर इज़ अ ह्यूज एरिया एज वेल. पाकिस्तान में तकरीबन 45% लोग इस वक्त ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं, वन वे और दी अदर. तो हम मोबाइल सर्विसेज को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ वॉइस और उससे इंफॉर्मेशन आप ज़राअत के बारे में ही लें, आपको पता चले कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस हो सकती है, यील्ड आप कैसे ज़्यादा ले सकते हैं. और साथ साथ जो बाकी उनकी नीड्स हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गई, फर्टिलाइज़र हो गया, उसको कैसे ईजीली वो अपने अगेन घर में बैठ के या फॉर्म पे बैठ के परचेज कर सकते हैं, पे कर सकते हैं थ्रू इजी पैसा, और अपनी अजनास की बेहतर कीमत वसूल कर सकते हैं. और सब कुछ एक मोबाइल पे घर बैठे सारा एक मोबाइल के ऊपर, बिकॉज दैट्स द विजन बेसिकली कि आप अगर उस स्टेज पे हैं जाके आप बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जो भी आपकी कस्टमर नीड है. देखें हर सारे डिफरेंट है. किसी का जैसे मैंने बताया, किसी का जो है वो ज़राअत से ताल्लुक है, कोई बिजनेस है, तो बिजनेसेस के अंदर भी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आ सकती है. तो ये हमारी कोशिश है कि अब हम वी स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दोज डिजिटल हाईवेज, और इंडस्ट्री वर्टिकल्स जो है, जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको सोल्यूशंस दें, उनको सर्विसेज दें. अच्छा, गुड. ये तो बड़ा अच्छा एम्बिशन है. लेकिन 10 साल की जो आपकी कामयाबी है, अब तो 10 से ऊपर हो गए, तो इसका सीक्रेट क्या है? वही आपका क्या बिजनेस सीक्रेट है, या बिजनेस सीक्रेट अलग है और सक्सेस सीक्रेट अलग है? नहीं, आई थिंक इट्स लिंक्ड. सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से भी आई थिंक नो डाउट इन सेइंग कि इट्स प्रॉक्सिमिटी टू आवर कस्टमर्स, कि आप कस्टमर्स को बेहतर समझना है कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, और आप कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं टू क्रिएट वैल्यू. क्योंकि आपने एक वैल्यू देनी है कस्टमर को. अगर आप वैल्यू दे पाएंगे तो कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा, दे विल अप्रिशिएट दैट. इट विल नॉट बी जस्ट ट्रांजैक्शनल. देखिए हमारी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. देयर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल टू कस्टमर्स. जो एंट्री बैरियर है वो इतना बड़ा नहीं है. पीपल कैन स्विच सिम्स. अभी डिजिटल के अंदर इट्स जस्ट अ वन क्लिक अवे यू कैन गो टू द कंपैरेटर. बट रीजन दैट हम लोग क्यों नंबर 5 पे हमने शुरू किया था पाकिस्तान में, आज माशाल्लाह हम लीडिंग कंपनी है, उसकी वजह यही है कि हमने कस्टमर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमने बेहतर अचीव की. उसके साथ साथ इट्स ऑल्सो अबाउट इंटरनल कस्टमर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, किस किस्म का आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, किस किस्म की आप एक विजन क्रिएट करते हैं. क्योंकि आई थिंक वी फील वेरी ब्लेस्ड कि वी आर वर्किंग इन अ सेक्टर जहाँ पर हम डायरेक्टली वी आर चेंजिंग पीपल्स लाइफ, डायरेक्टली वी आर मेकिंग अ सोशल इम्पैक्ट, डायरेक्टली वी आर एम्पावरिंग पाकिस्तान. क्योंकि जितनी भी ये सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विस मींस कन्वीनियंस. लोगों को घंटों लाइन में नहीं खड़े होना पड़ता बिल देने के लिए. आप बैठे आप टाइम सेव कर सकते हैं. इवन बड़े शहरों के अंदर आपको एक एंड से दूसरे एंड पे अगर पैसे भिजवाने 2-3 घंटे कहीं नहीं गए, आपको ट्रैफिक जैम, यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स. सो दिस अंडरस्टैंडिंग कि वी आर मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर कम्युनिटीज इज अ ह्यूज I would say a force which is sense of achievement उसके साथ. Sense of achievement and making a positive impact, I think is very powerful. I would say DNA for Telenor, जिसकी वजह से we are able to actually do new things and with a lot of energy, with a lot of passion. कि हर आने वाले दिन के अंदर we want to improve lives of our customers. Thank you so much इरफान वहाब खान साहब, आप तशरीफ लाए और कस्टमर फर्स्ट डे के हवाले से बात की. सो आज आप टेलीनॉर की जो भी आपको शिकायत हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस बेहतरी या फिर कोई भी चीज़ जो कि आप शेयर करना चाहें और आप टेलीनॉर के सारिफ हैं, तो फिर आज इज़ योर डे.
आप कनेक्ट कर सकते हैं टेलीनॉर के नुमाइंदों के साथ, अपनी राय अपनी बात जो है उन तक पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। मैं रुक रही हूँ यहाँ पे, ब्रेक लूँगी और उसके बाद आपसे मुलाकात हमारे अगले सेगमेंट के साथ। मॉर्निंग विद फराह, मॉर्निंग विद फराह। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सूरत हाल के लिए कि जिसके लिए हम दुआ गो हमेशा रहते हैं कि अल्लाह ना करे कि कोई भी ऐसी नागहानी आफत, कोई परेशानी, कोई हादसा जो है हम इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर मुल्क को या कौम को या पाकिस्तान के किसी भी शहरी को, किसी भी इंसान को हिट करें। लेकिन उसके बावजूद तैयार रहना चाहिए ज़हनी तौर पे। और अगर जापान जो है एक हाईली सिस्मिक, एक बहुत एक्टिव सिस्मिक जोन में होने के बावजूद, जहाँ पे कि हर रोज़ तकरीबन ज़लज़ले आ रहे होते हैं और ज़लज़ला 7 कुछ पॉइंट का आना वहाँ पे कोई गैर मामूली बात नहीं है, और उसके बावजूद वो इतने सेफ हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं कि दुनिया का जो दूसरा सबसे टॉलेस्ट सेफेस्ट जिसे कहते हैं ज़लज़ला प्रूफ बिल्डिंग, तो वो उन्होंने तामीर की है। तो फिर हम यहाँ पर क्यों नहीं इस तरह से कर सकते? और हमारे यहाँ पर ज़लज़ला आने के नतीजे में इतनी ज़्यादा अम्वात, इतनी ज़्यादा जो तबाही है, जो ज़ख्मी है और अमलाक की तबाही है, वो क्यों होती है? ये आज इसके बारे में हमने जानना है और आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसके लिए क्या क्या कुछ करना ज़रूरी है। और 2005 के ज़लज़ले से लेकर अब तक एरा जो कि एक डिपार्टमेंट इसी उसके लिए बनाया गया, उन्होंने क्या किया। सो इसके लिए मेरे साथ आज मौजूद है हमारे पास एरा की टीम, जिसमें शाजिया हारिस है। अस्सलाम वालेकुम। आप एडवाइज़र हैं और मीडिया एडवाइज़र हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और आपके साथ है ताहिर परवेज़ डार साहब, आप डीजी प्लानिंग है एरा के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि 2005 से लेकर अब तक एरा क्या क्या कुछ आप समझती हैं कर चुका है जो कि किया जाना ज़रूरी था? देखिए 2005 का फर्ज जब ज़लज़ला आया ना, तो ना पाकिस्तान तैयार था, ना हमारे पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद था जो कि इतनी बड़ी तबाही को हैंडल कर सकता। यानी आप ये देखिए कि 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे ये ज़लज़ला था, जिसमें एजेके के डिफ़िकल्ट टेरेन वाले रास्ते आपने देखे ही हुए, वो थे बालाकोट से लेकर बालाकोट तक। हाँ जी, 4 सिटीज़ तो बिल्कुल ही तबाह थी, बालाकोट और 3 मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और आपकी बाग। अब उसमें अमवात जा रही हैं 73,000, जख्मी आ रहे हैं 1,20,000 से ऊपर, जिसमें बैकबोन इंजरीज आ रही हैं। सो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड वेरी फ्रैंकली, वी नेवर, हम तैयार ही नहीं थे। एरा को जब 24 अक्टूबर को बनाया गया तो हमने और हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि इंटरनेशनल जो हमारे पार्टनर्स है, डेवलपमेंटल पार्टनर्स, वो उनकी सपोर्ट थी और गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी। तो वी वेंट ऑन टू UN क्लस्टर अप्रोच, 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ओके, सबसे पहले हाउसिंग आ गया, हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया, रोड, टेलीकम्युनिकेशन और सारा कुछ, इस तरह 12 बना दिए। उसमें डार साहब आपको डिटेल में बता देंगे क्योंकि ही इज इन द वो प्लानिंग के कि कितने प्रोजेक्ट्स हो गए। लेकिन कहने की बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अब खड़ी हुई है जिसकी फील्ड की एक्सपर्टीज है, हमें भी कुछ नहीं आता था। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा ताहिर साहब कि ये जो कुछ अभी शाजिया बता रही थी, क्या कुछ हो चुका है अभी तक? कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो तकमील तक पहुंच चुके हैं? बहुत सारी शिकायत भी अक्सर हम सुनते हैं, जी हमारे स्कूल नहीं अभी तक बना, वो जी हमारा तो घर नहीं बना, इस तरह की चीज़। लेकिन हो क्या चुका है? ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो था लोगों को इमीडिएटली शेल्टर, घर प्रोवाइड करना। उसमें हमने 6 लाख घर हमने फौरन उनको प्रोवाइड किया। 6 लाख इमीडिएटली। और वो इस तरीके से प्लान किया गया था कि उनको मुख्तलिफ स्टेजेस पे हमने पैसे रिलीज किए। एंड इट वाज नॉट कि एरा ऑफिशियल्स या कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको हैंड ओवर करते थे, उनको कार्ड इशू कर दिए, वो बैंक से लेते थे। नो, वर्ल्ड ओवर ये फिनोमेना है कि जब आप पैसे देते हैं तो डिफरेंट जगहों पे, मोबाइल पे और दूसरी ज़रूरियात पे खर्च कर लेते थे। हमारी इस स्कीम में उनको फाउंडेशन लेवल पे, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर रूफ, फिर फिनिशिंग, तो उनको इन 4 स्टेजेस पे हमने पैसे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 लाख घर, ऑलमोस्ट 98% ऑफ द हाउसेस दे वर रीबिल्ड। ठीक है, इसको रिकग्नाइज करते हुए UN यूनाइटेड नेशन ने एरा को सासाकावा अवार्ड दिया। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड फर्स्ट है नो, इतनी सक्सेस पे थी। इवन अमेरिका में 55%, 54% से ज़्यादा नहीं हुआ। बिल्कुल सही। इसके बाद आ जाता है हमारा पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स। अब दे आर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं।
स्कूल इस हैं, पे अस्पताल स्कूल्स हैं। हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नेंस की बिल्डिंग्स हैं। इसमें शुरू में तो उसकी प्लानिंग स्टेज में हमें वो 2 साल लगे और फंड्स भी थे उस वक्त। और हमारी इस वक्त डिस्पाइट पॉसिटी ऑफ फंड्स वी हैव अचीव 68%, 68% हम अचीव कर चुके हैं रिकंस्ट्रक्शन। अगर मैं फिगर्स में लेके आऊँ तो तकरीबन 14,500 प्रोजेक्ट्स थे ठीक है, पब्लिक सेक्टर के। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं कि जी। 22 के करीब फॉल्ट लाइंस हैं जो जी हाँ, हमारी पाकिस्तान 22 पूरे के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ इलाकों शहरों में, में हैं। अगर जोन्स में जैसे आपने बताया कि आपने डिवाइड किया हुआ है, क्या कौन कौन से जोन्स हैं और पाकिस्तान के कौन से जोन्स ज़्यादा खतरनाक और कुछ कम खतरनाक, क्या आपकी कैसे आपने कैटेगराइज इसमें है बेसिकली 4 जोन्स हैं, जिसमें एक और ऐड किया गया जब हमने यूएस जीएस को इन्वॉल्व किया, वो 2A और 2B कर दिया उसको। तो अगर आप इसको लें, जोन 1 नॉर्मल है, इसमें कोई इतना हैजर्ड्स नहीं है। और ये कहाँ पे है जोन 1? ये जोन 1 आपका पंजाब है। इनफैक्ट ये यू कांट से कि ये एग्जैक्ट इलाका है, बट वी हैव डिमार्केटेड जो मुख्तलिफ इलाकों में से कुछ ठीक है। सिंध का पोर्शन होगा, कुछ पंजाब का होगा, तो उसके उस तरीके से कंटूर्स बना के हम यानी जोन ए जो है वो Identify तकरीबन मैदानी इलाका जो है। तकरीबन मैदानी इलाका है। ठीक। अब सबसे ज़्यादा हमारा डेंजरस है आज़ाद कश्मीर का इलाका, उसके बाद है पसनी, ग्वादर कोस्टल लाइन पे, उसके बाद चित्राल है, ये है जोन 4। ठीक। अच्छा, नॉर्मल एक जनरल पब्लिक के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम रेक्टर स्केल के ऊपर बात करते हाँ। हैं कि रेक्टर स्केल से हम अभी भी आज भी यही बात हो रही है और वर्ल्ड ओवर इट्स कॉमन। मगर एज इंजीनियर जब हम बिल्डिंग कोड के तहत करते हैं तो वी डोंट कंसिडर रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल इज जस्ट टू एवेल्युएट, ऑल्दो इंस्ट्रूमेंट से ये भी मेजर किया जाता है कि कितनी इंटेंसिटी थी, कितना मैग्नीट्यूड था। ये फीलिंग का है कि ज़मीन किस तरीके से इर्ताश में आई, मगर जो हमने डिज़ाइन करना होता है स्ट्रक्चर, वो है पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, कि ग्राउंड ने किस स्पीड से कितने एक्सेलरेशन से मूव किया। जैसे है। आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप एक्सेलरेटर दें तो एक झटका लगता है। और वो रेक्टर स्केल के जरिए से नहीं मेजर होता। हम उस पे वो नहीं आते, वो हमने जोन जो बनाए हैं वो पीजीए पे बनाए हैं, ठीक है, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन से। ठीक है। और ये डिटर्मिन किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स को उसमें किया, इंटरनेशनल हमारी अर्थक्वेक ऑर्गेनाइजेशन है उसको शामिल किया, यूएसजीएस है, फिर हमारे अपने एरा के एक्सपर्ट थे, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल 4 प्रोविंसेस। तो इन सारों से मिलके एक डिवाइस किया गया। इट टुक टाइम अबाउट 2 years। 2007 में फिर हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया। अगर आप इजाज़त दें तो एक और मिस परसेप्शन है कि पाकिस्तान ने कोई बिल्डिंग कोड नहीं था इससे पहले। वी हैड बिल्डिंग कोड 1986 का। अच्छा, 1986 में। इसका क्योंकि जल्जले के हिसाब से इसमें ज़्यादा डेलिबरेट नहीं किया गया था, इसमें प्रोविजंस नहीं थी। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को, इवन अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट को और नेस्पा को और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, फिर मुख्तलिफ अकेडमीज में हमारे अर्थक्वेक स्पेशलिस्ट हैं, उनसे फिर हमने ये बनाया। ठीक दीज आर ओनली सिस्मिक प्रोविजंस, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर ए स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये बता दें कुछ कि हाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि बिल्डिंग कोड क्या चीज़ होती है, ये क्यों ज़रूरी है। वो तो अपनी गुर्बत के लिहाज से, अपनी जेब के लिहाज से अपना घर बनाते हैं, कहाँ पे सीमेंट थोड़ा बचा लिया, सरिया थोड़ा कम डाल लिया, कहाँ ज़्यादा डाल लिया, अपनी अपनी वो तो ठेकेदार इकोनॉमी के हिसाब से, और जो इकोनॉमी के बाद ठेकेदार की उसमें इनकॉर्पोरेशन होती है वो और हो जाता है। जी। एक तो मैं क्लियर कर दूं कि बिल्डिंग कोड इज प्योरली फॉर द एक्सपर्ट्स, जो सिस्मिक प्रोविजंस हैं, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, ये सिर्फ वो इसको डिसाइफर कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कैलकुलेशंस हैं बेतहाशा, पूरी ठीक। इसके पीछे एक बैकग्राउंड जाहिर नॉलेज है। चाहिए। जनरल पब्लिक के लिए है कि दे मस्ट गो फॉर क्वालिफाइड इंजीनियर्स। कहाँ से आप समझते क्वालिफाइड हैं कि- इंजीनियर्स जो हैं, इसका जैसे मैंने अर्ज किया कि पहले हमने बिल्डिंग कोड को डेवलप किया, उसके बाद हमने ये सारे के सारे बायलॉज बनाए, इवन इस्लामाबाद का है। अब देखिए ना, बालाकोट में गई हूँ, पहाड़ों के ऊपर कितने कितने किलोमीटर्स के फासले पे घर हैं, और वहाँ पे कहाँ कोई क्वालिफाइड इंजीनियर आएगा, गुर्बत भी है, वो कैसे हायर करके उससे बनाएंगे। तो वहाँ पे अगर तबाही भी ज्यादा इन इलाकों में हुई, बाग वाले आपका इलाकों में। बिल्कुल सही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इज बिल्डिंग कोड, जहाँ पे आप पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग 100% हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो जो जिस जोन में फॉल कर रहे हैं इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है हाउ टू डिजाइन। दूसरा ये है
कि प्राइवेट हाउसिंग जो मैं अपना घर इस्लामाबाद में बना रहा हूँ, आई मस्ट गो फॉर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, बिकॉज वी हैव रजिस्टर्ड पीपल, उनको उसी तरीके से प्रोफेशनल इंजीनियर्स। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है उसके लिए भी यानी मैं आपने अभी तक जो बताया कि घर बनवाते हुए हमें रजिस्टर्ड स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है उनसे डिजाइन उससे डिजाइन करवाएं, उससे सिर्फ डिजाइन। डिजाइन करवाएं या वो उनसे फिर आगे कंस्ट्रक्शन के उसमें भी लें वो? डिजाइनिंग इज डिफरेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स डिफरेंट है। अच्छा, अब आपका दूसरा था कि जो दूर दराज के इलाके में हाइट्स के ऊपर, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि वो कैसे करे। उसकी इकोनॉमी भी उसके पास नहीं है घर बनाने के लिए, Resources उसने भी नहीं लोकल मटेरियल इस्तेमाल करना है। उसके लिए फिर हमने किया कि नॉन इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, ये तो होगा इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसको डिजाइन करे। नॉन इंजीनियर्ड बिल्डिंग ये हैं कि जो लोग वहीं से पत्थर लेते हैं, वहीं से टिम्बर लेते हैं दरख्त और काटते थोड़ा सा हैं। छत वगैरह वो उसका ले लेते हैं कॉरुगेटेड आयरन शीट का। उसके लिए उनकी मदद के लिए फिर हमने नेस्पाक से ही रिक्वेस्ट की, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं उस पे ये है, ये एक हमने अगर आप इसको फोकस कर सकें तो ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर ड्राइंग्स भी हैं और उसमें sketches है भी क्या हैं। सजेस्ट आप क्या कर रहे हैं सजेस्ट आसान उसमें ज़बान ये में? है कि आप स्ट्रक्चर जब बनाते हैं बेसिकली तो जो ग्राउंड मूवमेंट है, जो जोल्ट आ रहा है उसको विदस्टैंड कर सके। ठीक है, और वो क्या चीज़ है जो विदस्टैंड कर वो सकती है? विदस्टैंड करने के लिए जो चाहे आप लकड़ी का फ्रेम बना लें, जैसे टेबल है आपका, डाइनिंग टेबल है, उसका नीचे देखें फ्रेम है, पहले ये फ्रेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और ये कैसे स्ट्रांग होगा? इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो नॉन इंजीनियर्ड है वो अपने कॉलम्स, अगर वो लकड़ी का बना रहे ठीक है। हैं तो उसको बताया हुआ कि कितना बड़ा कमरा है, उसके हिसाब से कितने चौड़े कितने मोटे कॉलम्स होने चाहिए। दूसरा उसके अंदर होता है जॉइंट कैसे लगाए, बिकॉज वो कॉलम के ऊपर अगर सीधा रख देंगे, जो यूजुअली हमारी प्रैक्टिस होती है, दीवार के ऊपर एक दरख्त काटा रख दिया, उसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई बिकॉज ह्यूज वेट वाज देयर। तो ये आप लकड़ी के कॉलम से एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसके जॉइंट्स हैं उनको स्टील से रीइंफोर्स करें, छत बहुत हल्के रखें ताकि खुदा ना खास्ता झटका आए तो जितना वेट ऊपर होगा तो उसका मोमेंट होगा तो वो गिर जाता है। इस तरह के जितने भी बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे मोटे ज़लज़ले आए, उस स्केल का तो नहीं आया। दे ऑल स्ट्रक्चर, चाहे नॉन इंजीनियर थे चाहे इंजीनियर थे, दे हैव विथस्टूड। अच्छा, अब ये कितना लोगों तक पहुंच सकी ये बात? बिल्डिंग कोड जो है कितना लागू हुआ कि जितनी अब इमारत बन रही हैं, क्या हमें समझ सकते हैं कि वो सब अब बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंगली बन रही है, और अगर नहीं उसको फॉलो किया जा रहा होता तो रोक सकते हैं उस बिल्डिंग को बनने से? हमारे यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गई, फ्लैट्स बन रहे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, और फिर प्लाजाज बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, तो ये सब हम समझ सकते हैं कि ये बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग है, और फिर सिस्मिक खास तौर पे ज़लज़ला आने की सूरत में, तबाही की सूरत में, मतलब हम महफूज रहें। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। जो तो हैं हमारी म्यूनिसिपल डोमेन्स के अंदर, हाउसिंग अथॉरिटीज़ के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो कैपिटल डेवलपमेंट है, लाहौर है, वहाँ तो इट इज़ लॉ, बिकॉज जब हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से इसको लेजिस्लेट करवाया तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इज़ द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज़ अ लॉ। जो उसको वायलेट करे उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, सजाएं दी हुई हैं उसके अंदर, बाय लॉज के अंदर। आपका क्वेश्चन इज वेरी वेरी पर्टिनेंट कि जब ये पेरी अर्बन पे हम चले जाते हैं, जब हम दूर दराज के इलाके में चले जाते हैं, ना वो बिल्डिंग कोड फॉलो कर रहे हैं, ना वो उन्हें पता भी नहीं है, इनको पता नहीं। इसके लिए एरा ने ही इनिशिएटिव लिया, तो आई थिंक 4 तो हमने पिछले साल से अभी तक, इट्स अ रेगुलर एजुकेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम रूरल एरियाज में भी, यहाँ पे भी इंजीनियर्स के लिए भी बनाते हैं, रेगुलर सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, इवन इंजीनियर्स आर टू बी। ठीक है, लेकिन क्या अच्छा नहीं होगा कि किसी एक इलाके में कोई एक ऐसा मॉडल हाउस बना के, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ करती हैं, मॉडल हाउस बना के उसे वहाँ रख दिया जाए, ताकि वहाँ उस इलाके के रहने वाले लोग जो उन्हें पता हो कि अच्छा ये एक घर, इस तरह का बना हुआ घर जो है, ये है रिकमेंडेड मॉडल जो कि हम बनाएं, फिर उसके बारे में एक बंदा वहाँ पर मौजूद हो हर वक्त, जो कि जो लोग आए इन्फॉर्मेशन लेना चाहें। क्या इस तरह की कुछ चीज़ें, ताकि जो लोग आपके सेमिनार्स में नहीं पहुँच सकते, आपके इदारे तक नहीं रुजू कर सकते, गरीब हैं, ना खानदा हैं, और नहीं वो अपने इलाके से निकलने की ताकत और इस्तात रखते, उन तक ये मालूमात जो है वो पहुँच जाएं, जिनके लिए सारा काम? हमने मॉडल हाउसेस तो अर्थक्वेक हिट एरियाज में बनाए, इवन जो मैं नॉन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स कह रहा हूँ उसके भी मॉडल्स वहाँ पे हमने
रखवाए और अभी भी मौजूद हैं। ठीक। बट ये सिर्फ मॉडल रखने से नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो आपको बार बार डिसमिनेशन थ्रू मीडिया, थ्रू सच प्रोग्राम्स, और इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल है। निभाया वो रोल आपके ख्याल में? सिविल सोसाइटी को हमने इनकॉर्पोरेट किया और उनको साथ लेके चले। कुछ इंडिपेंडेंट एनजीओज में CSOs हैं, वो काम करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो सोशल सेक्टर की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, इस तरफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, बिकॉज इट्स मैसिव वर्क। और फिर ये नहीं है कि एक दिन का सेमिनार किया, ख़त्म कर दिया, इट्स कंटिन्यूअस, आपको बार बिल्कुल से हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, साथ रहिएगा। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। बेस्ट फ्रेंड के हो साथ या अम्मी से करनी हो बात, अब्बू से जिद मनवानी हो या भाई से काम निकलवाना हो, बस चाहिए चाय का एक कप और कप शप, और कप शप के गिफ्ट्स भी आप लोगों के लिए। आप लोग कह रहे थे आप सवाल करना चाह रहे हैं कुछ हमारे एक्सपर्ट से, प्लीज जी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि लाइक जैसे प्लानिंग आप लोग करते हैं कि प्लानिंग आफ्टर डिज़ास्टर है, तो लाइक अगर प्लानिंग बिफोर डिज़ास्टर करने की क्या हिंड्रेंसेस हैं जो हमारी कंट्री में आती हैं? लाइक लैक ऑफ एजुकेशन है या हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं तो है? वैसे हम बिफोर डिजास्टर की बात करें, बिल्डिंग कोड वगैरह बिफोर डिजास्टर की बात है ना? नहीं, जी हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? इनमें मैं सिर्फ ये कहूँगा, आपका सवाल एक हद तक तो मैम ने जवाब दे दिया कि जो हमने बिल्डिंग कोड बनाए, जो जोनिंग कर दी, कहाँ पे कितना हमें ख़तरा है, एंड माइंड यू ये भी हमारे एक्सपर्ट्स ने, जिसमें से हमने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी लिए हैं, दिस इज़ प्रोबेबल हैजर्ड। कुदरत की मर्जी कि उसके बिल्कुल अपोजिट कुछ और हो, ज्यादा हो, हमने हाई इंटेंसिटी की, उससे कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल, इट इज जस्ट प्रिपेयर्डनेस। ये तो एक हद तक है। अब जो आगे आप बात कर रही हैं वो कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, जिस वजह से हमने कोड बना दिया, इंजीनियर ने डिज़ाइन बना दिया, तो उसके बाद प्लानिंग जो अभी थोड़ा सा शॉर्टफॉल है वो हमारे आर्टिजन्स जो मिस्त्री हैं, जिसने स्टील फिक्स करना है, जिसने जोड़ लगाने हैं, जिसने वायरिंग करनी है, उस पे हमारी अभी इतनी एक्सपर्टीज नेशनल लेवल पे पूरे नहीं है। वो हम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को भी बोल रहे हैं, CSOs को भी बोल रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन। इंजीनियर्स को तो हम सर्टिफाई करते हैं कि दिस इंजीनियर इज सर्टिफाइड टू मेक ए सिस्मिक रेजिस्टेंट फॉलोइंग द कोड, उसको समझाया भी गया, उन्होंने पढ़ा भी है। आर्टिजन्स जो हैं वो हमारे बल्क में अभी ट्रेनिंग नहीं है, तो दैट इज द प्लानिंग। हालांकि हमारे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स बड़े इफेक्टिव होने चाहिए थे इसमें, वहाँ पर ये ट्रेनिंग्स हो जानी चाहिए थी कि वहाँ पे ऐसे ट्रेन कारीगर्स निकल रहे हैं जो कि ये मिस्त्री, ये सिस्मिक उसके लिए ट्रेंड है, ये उसके लिए तैयार है, ताकि वो लोग। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में भी हमने ज्यादातर डिप्लोमा इंजीनियर्स जो शॉर्ट ऑफ इंजीनियर जो एस्टिमेशन वगैरह करते हैं, ये प्योरली वर्कशॉप, ट्रेड ट्रेनिंग वर्कशॉप से एक हमारा कॉन्सेप्ट होता था पाकिस्तान में 60s से चलता आ रहा है। दे आर द वीकेस्ट लिंक, उनको हमें स्ट्रेंथन करना है। और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं कि किस रीजन में हमारा क्या प्रोग्रेशन है कंस्ट्रक्शन का, और उस कंस्ट्रक्शन की जो रेट है उसको मीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रिशियन, कितने प्लम्बर्स, वो थोड़ा सा नेशनल लेवल पे हमें। एक लेमैन को आप लाइक कैसे बता सकते हो कि इतनी इंटेंसिटी का जो है, जैसे जल्जला अगर 6 रेक्टर स्केल पे आता है तो आपका जो बिल्डिंग कोड है लाइक वो कितने स्केल तक होता है? एक आम आदमी की जुबान में अगर आप इजी वर्ड्स में बताना चाहो कि हम 6 तक को ही मैनेज करने के लिए वो बिल्डिंग कोड्स देते हैं या बिल्डिंग कोड्स उससे कम है या उससे ज्यादा है? बताया कि बिल्डिंग कोड जो है ना, अब थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल चीजों को आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इस पे ये थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। रेक्टर स्केल पे जो जल्जला आता है वो जल्जले की शिद्दत होती है। ये जिस चीज पे काम कर रहे हैं उस जल्जले की शिद्दत उस पर्टिकुलर सॉइल पे, उस जमीन की टाइप पे कितना कसरअंदाज होगी, उसके मुताबिक इन्होंने अपनी सारी प्लानिंग ये फील होती है। जो रेक्टर स्केल है इट इज मैग्नीट्यूड को फील करते कितना अरताज था, मगर जब हम डिजाइन करते हैं, बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, वो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो हम रेक्टर स्केल को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। ये आम पब्लिक के लिए होता है रेक्टर स्केल में हर जगह। अभी एक और स्केल आ गई है
उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, रेक्टर स्केल ही है कॉमनली, बट जब एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जाएगा वो पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन कि ग्राउंड कितनी शिद्दत से इस जगह पे मूव कर सकते, उस एक्सेलरेशन को रोकने के लिए हम बहुत सारी बनाते हैं। चीजें। अच्छा मुझे बताइए कराची का लेट मी ऐड इन वन थिंग। इन्होंने जो बात की है वो बहुत अच्छी बात ये की है कि हमारे यहाँ जो एक खामी है वो ये है कि हम तमाम लोगों की सोच को रखते हुए पॉलिसी नहीं बनाते। मिसाल के तौर पे इनकी बातों से ये लग रहा है कि इनको प्रयास है जानने की, लेकिन हम शायद उस जबान में इनको बता नहीं पा रहे। नहीं, जब आम तक- आदमी की जुबान में समझना चाह रही हैं। Exactly. वो चाह रही है सारा बिल्डिंग कोड आ जा पाए हैं तो उन्हें समझा के दें। लेकिन तो अब जब घर जाएं तो उस बिल्डिंग कोड के मुताबिक वो अपना नया कमरा बना लें। इनके लिए सिर्फ ये है कि रजिस्टर्ड इंजीनियर से डिज़ाइन करवाएं घर, और अगर वो लोग जो दूर दराज पहाड़ों की चोटियों पे हैं उनके लिए हमने स्केचेस बनाए हुए हैं कि जो लोकली मटेरियल वहीं से पत्थर उठाते हैं उनका है, ये सामान ही नहीं जा सकता, मैक्सिमम सीमेंट या एक आध आइटम लेके जाते, सीजे शीट्स ले जाएंगे, टिम्बर भी उन्होंने वहीं से लेनी है, कैसे काटना है, कैसे सेक्शन है, हर इलाके का दिया हुआ है। सो यहाँ पे अवेयरनेस यही है कि प्लीज आप जिस भी इलाके में देख रहे हैं आपको ये जहन में रहना चाहिए कि हमें तैयार जरूर रहना है ऐसी किसी सूरत हाल से निपटने के लिए, बाकी फिर उसके बाद अल्लाह के हवाले करना है कि अल्लाह ताला जो है वो कादिर मुतलक है, वो चाहे तो हमारी कोशिशों पे हमें कामयाब कर दे, चाहे वो तो किसी को भी ना बावर करे अपनी कोशिशों में, लेकिन अपनी तौर पर कोशिश जरूर करनी है। सर कराची हमारा इतना बड़ा शहर, एक तो समंदर का किनारा, हमें अक्सर वो सुनामी का भी खतरा और डर और अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी सूरत हाल, फिर वहाँ पे तो इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो आप समझते हो सारी बिल्डिंग कोड के मुताबिक हैं, सारी जलजिला प्रूफ और सिस्मिक एक्टिविटी को रेजिस्ट कर सकेंगी? ये आपका बड़ा पर्टिनेंट और सेंसिटिव क्वेश्चन है एंड कराचीआइट मस्ट बी सेंसिटाइज्ड अबाउट इट। वहाँ पब्लिक प्रेशर इतना है कि बिल्डर्स दे आर मेकिंग मनी विदाउट कंसिडरिंग बिल्डिंग कोड, ऑल्दो कराची बिल्डिंग अथॉरिटी जो है वो उसको एंडोर्स भी कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट फ्रॉम प्लानिंग, वहाँ हमें स्पेसेस देनी है, खुदा ना खास्ता अगर ज़रा सा भी वहाँ डिज़ास्टर आता है तो रिकवरी कैसे की जाए, मशीनरी ने पहुँचना है, लोगों ने पहुँचना है, एंड देन एवैक्यूएशन करके नियर बाय आप कैंप्स लगाते हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स बनाते हैं। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये एस्पेक्ट बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जा रहा, और इसी तरीके से जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आई हैव गॉन देयर नंबर ऑफ टाइम्स इवन आफ्टर अर्थक्वेक, तो ये एस्पेक्ट नेग्लेक्टेड है। इसमें डॉक्टर सरोज लोधी हैं, सिंध यूनिवर्सिटी के इंजीनियर हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनसे मेरी डिस्कशन हुई, यारा में हमने उनको बुलाया हुआ था। ही हैज़ रिटन न्यूमरस पेपर्स, उन्होंने 2-3 CSO से मिलकर सेमिनार्स भी किए हैं, बट इट स्टिल रिक्वायर्स वाइड स्प्रेड। क्या करे आम आदमी जो कि कराची में बैठा हुआ है, वो क्या करे? उसको तो रहना है, रिहाइश के लिए, बच्चों के सर छुपाने के लिए छत तो हर एक को चाहिए है। और वहाँ मसला दूसरा ये है कि इंडिविजुअल पंजाब में, सिंध में, इधर हमारे NWFP में तो हम इंडिपेंडेंट यूनिट्स बना रहे हैं, वहाँ है हाई राइज, उस बेचारे ने एक फ्लैट लेना है एंड वट एवर इज प्लान्ड बाय द बिल्डर वो उसी के अंदर रहेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो कंसल्ट कर ले जो CSOs के हैं, जैसे मैंने एक नाम दिया डॉक्टर सरोज लोधी का, इस तरह डिफरेंट और CSOs ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि पूछ ले कि ये बिल्डिंग सही भी बन रही है कि नहीं बन रही है, ये सिस्मिक कोड के तहत बन रही है नहीं बन रही, इसके इर्द गिर्द सेफ्टी एरियाज भी हैं या नहीं है, बिल्कुल सही, तो वो आराम से बता दे। आई थिंक अगर बिल्डर इसको, और लोग नहुसत समझते हैं जी, आप पहले ये बातें करना शुरू हो गए, मैं तो ये बातें पूछना बहुत जरूरी समझता हूँ। खुदा ना खास्ता आग लगने की सूरत में आपके पास यहाँ पर हैं लगे हुए वॉल्व्स पानी के जो आग बुझाने में, फायर हाइड्रेंट्स होने चाहिए, कोई फायर हाइड्रेंट नहीं है वहाँ पे। जलजिले की तो हम एक बात कर रहे हैं अलहदा, उधर फायर का है बहुत ज्यादा, विंड का बहुत ज्यादा कराची में, किसी वक्त भी हाई इंटेंसिटी विंड्स आ सकती हैं। सुनामी की आप बात कर रहे थे और जापान का आपने बताया कि वहाँ पे बहुत ही मेटिकुलसली उन्होंने किया, बिकॉज बेतहाशा ज़लज़ले आते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, बट सारा कुछ करने के बाद आपने जो लास्ट सुनामी आई है, कैसे उसने, ये कुदरत का निज़ाम है, बिल्कुल सही, हमने तैयार रहना है,
फिर अल्लाह से दुआ मांगो। अच्छा, बिल्डिंग कोड में नहीं एक आम आदमी यही समझे कि उसे एक अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर जरूर सर्टिफाइड कंसल्ट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफाइड इंजीनियर को कंसल्ट करें। ठीक है। और अगर आप ले रहे हैं बना बनाया घर किसी से या और आप ठेकेदार से खरीद रहे हैं तो भी आपने उससे ये जरूर सारी चीज़ों की तस्दीक करनी है कि स्ट्रक्चर जो है वो सिस्मिक एक्टिविटी प्रूफ है, उसमें तमाम चीज़ें जो कि बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंगली हैं वो कोई इंजीनियर उसे सर्टिफाई कर रहा है, वो इस तरह से बनी हुई हैं, भले आप फ्लैट खरीद लें भले आप कुछ खरीद लें। सर इस्लामाबाद भी तो इसी तरह, ये मगला हमारा जो है ये भी तो फॉल्ट लाइन ही है। और ये मगला थ्रस्ट एक फॉल्ट लाइन है छोटी सी, ऑल्दो डेड है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सही बना रहे हैं। CDA इज़ इफेक्टिव। माइनर इम्प्लीमेंटेशन में शायद कोई मसला हो तो हो। एक हमारा डिज़ास्टर हुआ था, दैट टू अगेन उसकी जो थी वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से नहीं थी, बिकॉज ये सिर्फ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ ही नहीं है, लोकेशन जमीन, हाँ, और ज़मीन किस तरह की है, वट इंटेंसिटी इट कैन एब्जॉर्ब, तो उस पे थोड़ा सा वो रिलैक्स कर गए थे बिल्डर। ही वाज नॉट एन इंजीनियर। लेकिन अब उसी एरिया में और भी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो क्या सॉइल जो है अगर वहाँ की नहीं है इस तरह की, सो वी कैन डिजाइन अकॉर्डिंगली। आप कहीं भी किसी जगह पे भी कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन, और जो उसका रिस्क है उसको मिटिगेट कर। अच्छा, अब आपकी तरफ से वो जो दूर दराज इलाकों में लोग हैं और अगर आपको देख रहे हैं तो वो घर बनाएं, उनके लिए सजेशन ये कि वो कहाँ पे आके पता करें कि उन्होंने किस तरह का घर बनाना है जो कि महफूज होगा। वो हमारे रीजनल ऑफिस हैं, डिस्ट्रिक्ट रिकंस्ट्रक्शन यूनिट्स हैं, वहाँ पे भी ये जो मैंने आपको पहले दिखाए थे कि नॉन इंजीनियर बिल्डिंग कैसे बनानी है, लकड़ी का स्ट्रक्चर है, दिजी बातर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स ने इस पे काम किया। जो मैंने दो आपको दिखाए हैं वो आर्किटेक्ट्स के हैं, नेस्पाक के हैं, तो वहाँ से कम गाइडलाइन ले लें। हम इतने फजूल किस्म के बाज़ चौक चौराहों पे बड़ी बड़ी चीज़ें बना के लगाते हैं जो किसी काम की नहीं होती, समझ में नहीं आता इतना पैसा क्यों लगाया। हम कोई एक बहुत बड़ा सा नक्शा बना के, एक छोटा सा मॉडल हाउस बना के किसी चौक चौराहे में नहीं लगा सकते कि हर आता जाता गुजरते हुए देखता रहे कि अच्छा ये एक मॉडल हाउस है, इसमें ये कुछ होना चाहिए। ये आपकी एडवाइस एप्ट, इट इज़ वेल टेकन। इसको मैं कंसिडर करके हाउ टू शो, ताकि अगर आम आदमी भी टेक्निकल इंट्रिकेसेस जानना चाहता है कि जॉइंट कैसे है, हाँ, किस तरीके से बनना चाहिए, और मोटे मोटे सेलियंट्स, तो हम एक दो मॉडल हाउसेस जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, कम से कम, हर जगह तो नहीं आप कर सकते, हर जगह नहीं कर सकते, बट प्रोमिनेंट प्लेसेस एक डिस्ट्रिक्ट में एक तो हो, डिस्प्ले करते हैं उनको। एक नॉन इंजीनियर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर शो कर दें और एक इंजीनियर्ड का शो कर दें। वैसे तो एरा हेडक्वार्टर में है, दो एक जगह पे मैंने देखे हैं, बट इनको फर्दर एलेबोरेट करके प्लान करके हम इनको प्लेस करवा दें। बिल्कुल सही। देखिए ना, चागी मॉडल लगा हुआ है, आते जाते हमें पता चलता रहता है अच्छा ये चागी है। तो अगर इस तरह का एक वो हो तो हम उस खौफनाक हादसे की एक प्रीएम्प्ट करते हुए उसकी यादें, जो आपने इतना काम किया बिल्डिंग कोड्स और ये सारी चीजें, वो आम लोगों तक पहुंच पाएंगी। इस सारी गुफ्तगू को नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग एंड देन वाइंड अप मेरे ख्याल डॉक्टर साहब करेंगे। कोड का बात कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में एक लाइक रेस्क्यू टाइप होनी चाहिए कि इसका कोड एक इशू कर दिया जाए कि लोग जो हैं बजाय कि किसी को एकदम से बता नहीं सकते हैं वहाँ पे सर्विस नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको यानी कि एक सेल ऐसा बना दिया जाए कि जहाँ जो अप्रोचेबल हो ना, यानी कि जहाँ भी हैं वो फ़ोन करके बता सकते हैं कि हम इस कंडीशन में, हम उसको पूरे तरीके से, यानी कि हमारे पास इतनी यानी कि चीज़ें नहीं हैं, घर बनाने के लिए बहुत सारी वो मटेरियल नहीं है, यानी कि गरीब, ज़रूरी तो नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, तो उस कोड को इशू करने के लिए यानी कि ऐसा बनाया जाए कि लोग आपसे वो बेहतर मशवरा यानी कि ले सकें। इसका रेस्क्यू 15 इस तरह है कि हम लोग इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं, इसी तरह इसके लिए भी एक सेल बनाया जाए। हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट रिकंस्ट्रक्शन यूनिट्स हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी और KPK में भी। उनके अगर आप चाहते हैं तो हम नंबर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वहाँ पे सेस्मिक एक्सपर्ट भी हैं, हमारे इंजीनियर्स भी हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दे सकते हैं, स्केचेस दे सकते हैं कि आप अपने घरों को देख लें। बट प्राइमरीली फिर मैं वही अर्ज करूँगा कि आप क्वालिफाइड इंजीनियर्स और सर्टिफाइड आर्टिसंस को इस्तेमाल करें। ऐसे गांव से उठ के एक आदमी हाथ में करंडी पकड़ लेता है, जी मैं घर बनाएगा, मिस्त्री हूँ, उसको। अच्छा से आप तो मीडिया हैंडल करती हैं, आप मीडिया हैंडल करती हैं,
तो मुझे बताइएगा, मीडिया के थ्रू तो ये बात बहुत अच्छी तरह से क्रॉस की जा सकती है, क्यों इसमें भी नहीं हम देखते कि कोई बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं? देखिए, हम थोड़ी सी शाय नेशन है। सारी दुनिया जो डिज़ास्टर से बचने के तरीकों पे ज़्यादा जा रही है, रादर देन के बाद में क्या हो। हाँ, बाद में अभी भी सेंडाई की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ। उसमें उनका फोकस ही ये था कि कैसे लोगों को, रहने वालों को, बिजनेसमैन को, बिजनेस वुमेन को ऑन बोर्ड लेकर के पॉलिसीज बनाई जाए। ठीक। और उसमें मीडिया एक पार्टनर है। ठीक। हमारे यहाँ एक बड़ी ही एक चीज़ है कि अगर मैंने फरा के शो में 2 इश्तिहार चलवा दिए तो सवाल होना शुरू हो जाएगा कि ये पैसे क्यों ज़ाया हो रहे हैं। अच्छा, ये आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा गवर्नमेंट के लेवल पे भी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लेवल पे भी। हमें इनकी बातों से लग रहा है कि इनको इंफॉर्मेशन चाहिए, इनको विजुअल चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो ये इश्तिहार इसी प्रोग्राम के बीच में अगर आता कि जल्जले से बचने के तरीके ये हैं, मसलन अपने घर में मजबूत फर्नीचर रखें, अपने घर में कोई ऐसा शेड रखें कि जब अगर झटका आता है तो उसके अंदर चले जाएं। ये चीजें जब तक इश्तिहार की सूरत में रेगुलरली लोगों तक नहीं आएंगी, वो लर्निंग नहीं होगी। ठीक है। एंड मीडिया इज अ पार्टनर, उसको लेना पड़ेगा ऑन बोर्ड, तब लोगों का भला होगा, वरना खाली पॉलिसीज बनने से नहीं होगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आप लोग तशरीफ लाए, जो बात हम समझ सके वो हमने पहुंचाने की कोशिश की, उसके लिए आपने ताउन किया, आपकी मदद से हो सका, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच, मेहरबानी कि आपने हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जनाब, ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात। मैंने आपको बताया था आपकी मुलाकात अपनी एक ऐसी मेहमान, जिसे कहते हैं खातून कैलीग्राफर खत्तात से कराऊंगी, जिन्होंने अपने हाथ से खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक को मुख्तलिफ रंगों के साथ सजा कर लिखा है और उनकी इन काविश को बहुत सराहा जा रहा है। सो आप भी आज देख सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे और उसके साथ साथ दुआ भी उनके लिए कर सकेंगे। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात उनसे। Morning with Farah. Morning with Farah. الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر। सर, आप ये हाथ से लिखा हुआ जिसे कह सकते हैं कलमी नुस्खा, जो कि आजकल बहुत नादिर सी चीज़ हो गई है। आजकल हमें शायद मतबूआ कुरान पाक जो है वो हम पढ़ते हैं, जो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अपने हाथ से और कलमी नुस्खा जिसको रंगों से मुज़य्यन किया गया हो और एक खातून ने लिखा हो। आज तक हमने जितने नामवर खत्तात नाम सुने हैं वो मर्द हजरात के रहे हैं, लेकिन क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने खत्ताती की है। और मेरी मेहमान से आपकी मुलाकात है, उमारा अफशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप उमारा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उमारा ने मुझे कहा आपने मुझे खातून क्यों कहा, लेकिन खातून खातून उसे कहते हैं जिसको एहतराम की नज़र से देखते हैं। लड़की उसे कहते हैं जिसको आप अभी कम उम्र, कम तजर्बा कार, नो उम्र जिसे कहते हैं ना समझते हैं, उसे आप कहते हैं ये लड़की है। लेकिन आप जब खातून का नाम देते हैं तो उसका मतलब है कि वो भली उम्र से नहीं, उसको जिसको आप एहतराम की नज़र से देखते हैं। सो मैं तो आपको एक बहुत काबिल एहतराम खातून की निगाह से ही देखूँ। काम ही आपने ऐसा किया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कैसे इस तरफ आई आप और इतनी उम्दा आपकी हैंड राइटिंग और खत्ताती?
एक्चुअली मैं 9th क्लास में थी जब मैंने पहली दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने डिफरेंट अंदाज से लिखी। फिर अल्लाह ताला के नाम डिफरेंट स्टाइल से लिखना शुरू कर दिया। फिर सब लोगों ने कहा इस शौक़ को छोड़ना नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जब मैं बीएड की वर्कशॉप कर रही थी तो मैंने अपने घर वालों से बात की कि मैं अब कुरान पाक लिखना चाह रही हूँ। अच्छा। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा और जितनी भी भाई बहन हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बस है कि मैं करूँ। एक्चुअली ये होता है कि जब आप अल्लाह की तरफ से जब काम करना है आ जाता है कि तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती। फिर मैंने बस बात की उन सब से, अपने घर वालों से, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वो ज़िम्मेदारी वाला काम है लेकिन अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि मेरे लिए पेजेस वगैरह सारे अरेंज करो, मैं करना। फिर इसी तरह कोई इंशाल्लाह। खास पेजेस हैं जिस पे लिखा गया नहीं, है? सिंपल पेजेस हैं। A4 पेजेस A4 जो है ठीक है। लेटर साइज वही यूज़ किया है इसके लिए। ठीक है। और कोई खास कलम है जिससे लिखा गया है? कलम वही जो किताबत के लिए यूज़ होता है वो किया है, और डिफरेंट जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी से सारा कुछ किया। कोई एक स्पेशल चीज़ नहीं मंगवाई, जो घर पे था। अच्छा हमारा आपने मुझे बताया उसके मुताबिक नहीं, आपने खत्ताती सीखी नहीं, किसी से आपने शागिर्दी नहीं की, और आपकी इतनी कमाल माशाल्लाह से खत्ताती है कि ये लगता है किसी बहुत माहिर खत्तात ने लिखा हुआ है। खत ऐसा तो बहुत कम। और कौन से खत में ये तहरीर किया गया है कुरान बस पाक? जो पर्शियन और अरबिक मिक्स है जो ठीक है। लेकिन मैंने किसी से सीखा, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। इवन कि अगर मैं अपना नाम भी लिखना चाहूँगी इस स्टाइल में तो मैं नहीं लिख पाती। सिर्फ कुरान पाक है जो मैं लिख सकती हूँ। अच्छा। हाँ, बस सही। तो ये एसोसिएशन, दो चीज़ें इसमें बहुत अहम है। कुरान पाक से इतनी उनसियत, इतना लगाव, इस हद तक उसके साथ वाबस्तगी, ये कैसे हुई? इसलिए कि हम तो पढ़ते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, दूर से देखते हैं, चूमते हैं, ऊंची जगह पे रख देते हैं, हाथ भी नहीं लगाते हैं। एक्चुअली ये जो काम हुआ मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरे पेरेंट्स का ख्वाब है कि मतलब जो वो चाहते थे हमें ऐसे देखना जिस अंदाज में, वो इस शक्ल में तबीर की सूरत में सामने आ गया कुरान पाक की शक्ल में, और साथ में अल्लाह ताला की रहमत है। बस मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी कि कभी मैं ऐसा कर पाऊंगी, कभी भी नहीं लिखने से पहले। तो बस ये सब कुछ अल्लाह ताला की रहमत है, जो कुछ भी हो गया है। तो मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं ये ख्वाहिश रखती हूँ कि जितनी भी आजकल की जनरेशन है वो ज़रूर इस तरफ आए, क्योंकि मेरे नज़दीक जो अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, अल्लाह के कामों के साथ जुड़ जाता है, कामयाबी उसके मुकद्दर है। बिल्कुल सही है। मैंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी पहले भी अपने व्यूअर्स के साथ, वो अल्लाह ताला का तो बड़ा क्लियर कुरान पाक के बारे में है ना हुक्म के हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सो वो इसकी हिफाजत के मुख्तलिफ ज़राए करता है। आपको पता है दुनिया का सबसे नादिर कलमी नुस्खा अभी पिछले दिनों जो दरियाफ्त हुआ है कुरान पाक का ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में, जो कि कहते हैं कि तकरीबन उतना ही पुराना है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मतलब हयात में या उसके फ़ौरन बाद वो नुस्खा कहीं लिखा गया। और आप देखो मुसलमानों की हालत कि वो एक अंग्रेज़ शख्स जो कि मुख्तलिफ कीमती किताबें जमा कर रहा था, वो अरब जाता है और वो वहाँ से उसको चंद पैसों के एवज़ ख़रीदता है और वो कीमती कलमी नुस्खा हाथ से लिखा हुआ, जैसे आपने हाथ से लिखा है, वो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाता है और उन्हें पता ही नहीं है कि कुरान पाक है। सदियों तक वो वहाँ पर पढ़ा रहता है। और अब वहाँ पर एक मुसलमान साइंटिस्ट जो है वो जब सारी किताबों की तरतीब करने लगता है तो उसको पता चलता है ये तो कुरान पाक है, और उसका पेज एनालिसिस जब वो करते हैं तो पता चलता है ये तो 1300-1400 साल पुराना नुस्खा है। सो ये जो सूरत हाल है ये कितनी मिराकिलस है ना, कितना मोजज़ातन हमें पता चलता है। बिल्कुल ऐसे ही कैसे हम लोग मतलब दूसरी साइड पे चले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि आप मेरे रास्ते में काम करो तो आप कामयाबी हैं, लेकिन हमने अल्लाह ताला के रास्ते को छोड़ दिया है बहुत हद तक। तो मेरे दिल में बहुत ये दुख होता है, क्योंकि जब मैंने कुरान पाक लिखा, कंप्लीट किया, तो मैंने सबसे पहले यही दुआ की कि या अल्लाह इस पूरी उम्मत के हक में इसको कबूल फरमाना, क्योंकि हम इससे बहुत दूर हो गए हैं और हमें दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो सारे जहानों के लिए बना के भेजा कि आप ही जरिया आगे पहुंचाने के लिए अल्लाह का पैगाम। अच्छा, वो बीए कहाँ पे किया जो आप कर रही थी? बीएड कर रही थी? मैं बीएड कर रही थी, मैं फैसलाबाद, एक्चुअली मेरा ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है, फैसलाबाद के शहर जड़ावाला से। ठीक है। तो मैं वहाँ से बीएड कर रही थी। तो फिर मैंने वहाँ से थोड़ा अरसा रही, फिर हम लोग यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे, फिर यहाँ आके कंप्लीट किया मैंने। सही। और कितना टाइम लग गया इसको लिखने में? मुझे तकरीबन 1 साल का अरसा लगा। 1 साल का अरसा। चलो हम अपनी बातें जो हैं उन्हें जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah.
العز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب आज हम मिल रहे हैं हमारा अफरीन से, जिनकी खूबसूरत फन जो खताती है वो आप देख रहे हैं। कुरान पाक इन्होंने तहरीर किया है, एक कर लिया है जो पहले सादा आपने लिखा था और अब आपने जो है ग्लिटर के साथ उसे करना शुरू किया। एक निकाल के हमें आप दिखा भी सकती हो, एक हमारे कैमरा जो लाइव इस वक्त मौजूद है वो भी इसको देख सकते हैं। इस तरह से इन्होंने इसकी मुख्तलिफ परतें, एक एक सफ़ा जो है वो इस तरह से खूबसूरती के साथ मुख्तलिफ रंग ग्लिटर लगा लगा के उसको इन्होंने सजाया है। और ये कलर स्कीम कॉम्बिनेशन, ये भी सारा कुछ आपको थोड़ा सा इसे सीधा रखेंगी ताकि कैमरा आपका पीछे है, थोड़ा सा आप इसको ऐसे पकड़ेंगी ताकि कैमरा जो है वो देख सके। ये खूबसूरत अंदाज जिसके साथ ही लिख रहे हैं, बहुत ही भाई कमाल। कहीं से देखने से लगता है कि ये एक ऐसे शख्स ने लिखा है जो कि जो जिसने खताती सीखी नहीं है ना। क्या चले कमेंट क्या देंगे आप हमारा को? इतनी एफर्ट बहुत कम होती है और मैं इनकी डिज़ाइनिंग देख रही थी तो मुझे फील हुआ कि अगर मर्तज़ा जैसे लिखते हैं वो हमेशा सादगी की तरफ जाते हैं। ये लड़कियां ही हैं जो इतना कलरफुल उसको कर सकती हैं और माशाल्लाह उन्होंने कितने रंगों से उसे अरेंज किया है, अल्लाह ताला के बहुत नाम को खूबसूरती से खूबसूरती माशाल्लाह से लिखा है। बिल्कुल अच्छा, आपकी आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की। एक गपशप की तरफ से खूबसूरत सा एक तो तोहफा आपके साथ जाएगा और दूसरा हमारा आपके साथ जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। कहाँ चाहती हो आपके कुरान पाक रखा जाए? मैं चाहती हूँ सऊदी अरब में खाना काबा में रखा जाए, मेरी ये ख्वाहिश है। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैं कुरान पाक ही लिखती रहूँ। ये मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त लाए कि जब मैं इस दुनिया से जाना भी हो तो हाथ में कलम और कुरान लिख रही हूँ। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल करे और आपकी ज़िंदगी में भी बरकत डाले और आप जैसे लोगों की बदौलत हम सबकी ज़िंदगी में भी बरकत डाले और हमारे भी लिए भी आसानियाँ पैदा करे। बहुत खूबसूरत काविश है और ये जैसे आपने बताया कि आपको तौफीक से आप ये कर रही है सारा काम, उसने इसे और भी खूबसूरत कर दी। इससे पता चलता है कि जज्बा हो अगर इंसान के अंदर तो भले उससे कोई काम सीखा हुआ ना भी हो, वो उसके लिए करना आसान हो जाता है। बेशक। हमारा गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा बेटे। शुक्रिया। अच्छा जी, ब्रेक अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया हमारा। दुआ यही कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।